तो इनके थ्रू जो हम जितने भी कॉम्प्लेक्स पोइम होगी उसे हम उसके बेसिक पैटर्न्स में जो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसमें अगर ए है तो बी हमारे पास चेंज आ रहा है, फिर फर्दर जो हमारे पास ए की रेपिटेशन हो रही है, यहाँ पे एंड पे आप देखेंगे थी आ रहा है और यहाँ पर भी थी उसकी रेपिटेशन सेम उसकी जो है वो राइमिंग हो रही है। देन हमारे पास यहाँ पर ग्रेव है और बी के साथ हमारे पास फिर बी यहाँ पर हम देखेंगे फिर वेव के साथ ग्रेव के साथ वेव की जो है वो रेपिटेशन हो रही है, यहाँ पर एंड राइम जो है वो सेम है यहाँ पर। देन वी हैव I rhymes. The I rhymes stand between the visual and the acoustic dimension of a poem, playing with the spelling and the pronunciation of words, as in these lines from Samuel Taylor Coleridge's Kubla Khan. अब ये जो एंड आई राइम क्या होती है, ये आपके विजुअल और अकॉस्टिक डायमेंशन के बीच में प्ले कर रही होती है। इसमें कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसका थोड़ा सा वो उसके अंदर वो हो रहा होता है, उसकी चेंज होता है इसके अंदर। इसकी आप एग्जांपल एस.टी. कॉलेज की पोइम है कुबला खान, उसमें आप देखेंगे देन रीच द कैवर्न्स measureless to man and sink in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult, Kubla heard from far ancestral voices professing war. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंड साइन यहाँ पर है, ये दोनों जो है मैन यहाँ पर ए एन और ए एन यहाँ पर ये सेम साउंड आ रहा है, लेकिन इसमें देखने में सेम है, लाइक विजुअल जो है सेम आ रहा है, बट अकूस्टिक जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसके साउंड जो मैन का है उसका जो आप देखेंगे इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, और ओशन में जो है ए एन की प्रोनाउंसिएशन है वो सेम नहीं है। So the syllables "and" at the end of the first two lines are examples of I rhyme, as the sequence of the letters A and N is identical but pronounced differently in the two verses. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेलिंग वही है लास्ट वाली इसमें मैन ए एन और ए एन, लेकिन इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी मैन की वो और है और ओशन की और है। तो ये जो है हमारे पास आई राइम होता है, इसमें कि अब उसके जो उसका जो टेक्स्ट होता है उसमें जो विजुअली वो सेम लग रही होती हैं उसके स्पेलिंग, लेकिन उनकी जो साउंड है उनकी वो प्रोनाउंसिएशन वो डिफरेंट होती है। When reading these two lines, one is tempted to pronounce the syllable "an" in man and ocean in such a way that the two words rhyme. By the time one gets to the word ocean, however, it has become clear that they only rhyme visually and have to be pronounced differently. तो जब शुरू में लगता है कि ये सेम है, बट जब वो आगे आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो है इनके प्रोनाउंसिएशन वो डिफरेंट है। तो वो जो विजुअली जो है वो सेम लग रहे हैं, बट वो प्रोनाउंस जो हैं वो डिफरेंटली होंगे। I rhymes permit authors to highlight certain words by creating a tension between visual and acoustic levels and thus to direct the reader's attention to specific elements of the poem. तो इसमें जो इनका पर्पस होता है बेसिकली पोइट का, वो क्या होता है, वो उसका एक स्पेसिफिक जो एक वर्ड है उसकी तरफ उसकी टेंशन जो है दिलाना होती है रीडर की, क्योंकि यहाँ पर हमें वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो सेम होगा। जब एकदम से चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली जो रीडर होगा तो वो थोड़ा सा उस पर हैरान होगा, उस पर फोकस करेगा। अब जैसे मैन है, मैन और ओशन जो है एकदम से जो है वो चेंज है उनकी प्रोनाउंसिएशन, तो वो यहाँ पर उसका जो पोइट का जो मकसद है बेसिकली वो इस ओशन वर्ड के ऊपर जो है वो एम्फेसिस करना है, इसलिए वो उसका जो है वो चेंज किया जाता है। So next we have the multitude of different sentences in English poetry can be reduced to a few basic forms. Most poems are composed of couplets, 2 lines, then tercets, 3 lines, or quatrains, 4 lines. अब इसमें क्या सेंटेंस है को डिफरेंटली उनको जो है उसमें फॉर्म में रिड्यूस कर दिया जाता है कि उसमें जैसे हमारे पास अगर 2 लाइनों वाला शेर है तो उसको कपलेट कहेंगे, अगर 3 लाइनें हैं तो इसमें टेरसेट्स होंगे, और अगर 4 लाइनें हैं तो क्वार्ट्रेंस होंगे। सो द सोनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस। अब एक सोनेट हमारे पास आपके पास एक एक्सेप्शन है जिसमें कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंस है, इसमें आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस सोनेट को आपने याद रखना है कि एक एग्जाम्पल है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस। According to the rhyming scheme and the kind of sentences, one can distinguish between Shakespearean, Spenserian, and Italian
और पेट्रियार्कन सोनेट्स। अब इसमें हमारे पास टाइप्स हैं, शेक्सपियरियन है, स्पेंसरियन है और पेट्रियार्कन है या इटालियन। अब ये सब जो है पोइट्स के नाम से ही ये जो है, जिसने जो इन्वेंट की उसके नाम से ये पॉपुलर हो गई। तो इसको हम फर्दर जो है हम इसमें जब हम पढ़ेंगे सोनेट वगैरह, तो हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि ये सोनेट्स क्या होते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि सोनेट्स की ये टाइप है, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन एंड इटालियन और पेट्रियार्कन सोनेट्स। Now we can conclude this topic. In traditional poetry, the lexical, thematic and visual and rhythmic acoustic dimensions used here to illustrate the most important elements of the genre should link with each other. अब हमें ये याद रखना है कि ट्रेडिशनल पोइट्री में क्या होता है कि उसमें लेक्सिकल, थीमेटिक, विजुअल और जो रिदमिक जो एकोस्टिक डायमेंशन है ना, उन सबको जो है वो आपके इसके एक इम्पोर्टेंट उसके जो एलिमेंट्स है पोइट्री के, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं और उनको एक दूसरे के साथ जो है वो लिंकअप होना ज़रूरी होता है। The idea of unity, according to which several levels of expression connect, is most dominant in poetry, but to a lesser degree also characterizes other genres. अब ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये दूसरे जॉनर्स में भी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये किससे एसोसिएट हैं, पोइट्री से एसोसिएट हैं। However, not every poem subscribe to the concept of unity as its main structural goal. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो पोइम है वो इसी स्ट्रक्चरल गोल को जो है वो उसको अचीव करे और इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करे यूनिटी के। वो जो है वो चेंज भी हो सकता है, जिसकी कि एक एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल पोइट्री। इन पर्टिकुलर abandons those seemingly rigid structures in order to explore new open forms such as poems in prose or free verse. अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल पोइट्री है वो जो है मॉडर्न उसकी जो टाइप है, इसमें जो आपका फोकस जो है वो किस पर होता है, सिर्फ इसके इन्हीं जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इन पर नहीं होता, वो इसी को फॉलो नहीं करती, बल्कि वो इनको जो है आपके इन जो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स हैं इनको वो जो है उससे डेविएट भी कर सकती है। तो एक्सपेरिमेंटल पोइट्री जो है उसमें जो है एग्जांपल हमारे पास है, उन्होंने कहा ओपन फॉर्म्स पे होती हैं और इसको पोएम्स को फ्री वर्स के तौर पर भी लिखा जाता है और जिसमें कि कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह से नहीं होती। Okay students, this was all for today's lecture. Hope you have understood it well. If you have any question regarding this, you can text me. Take care. Allah Hafiz.